अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेंडल कौन था और इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स में उसका कंट्रीब्यूशन क्या था। अगर आप देखें तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं, लेकिन ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल फीचर से लेके जिस तरह हेयर कलर, आई कलर, नोज शेप और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिस तरह डिफरेंट पीपल डिफरेंटली बिहेव करते हैं। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह ये कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। इस वक्त तक हम इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हम जानते हैं कि सेल की न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम क्रोमोसोम की कंपोजिशन की बात करें तो क्रोमोसोम्स हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए पर मुश्तमिल होते हैं। अब डीएनए क्या है? डीएनए एक बायोमोलिक्यूल है, एक पॉलीमर है और इसको हम हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं। और डीएनए के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स होते हैं और हर जीन एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए एनकोडेड होता है। अब जीन क्या है? डीएनए के सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। या हम जीन को इसी तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द पार्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट इज एनकोडेड फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन। इसी तरह जीन के डिफरेंट फॉर्म को हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। हम ये भी जानते हैं कि ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस जब एक जीन एक्सप्रेस होता है तो जीन से मैसेंजर आरएनए बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और मैसेंजर आरएनए से फिर एक प्रोटीन बन जाता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। इसी तरह सेल डिवीजन के दौरान, माइटोसिस एंड मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम डिफरेंटली बिहेव करते हैं। अब मेंडल के टाइम तक किसी को भी इन बातों का पता नहीं था। मेंडल पहला आदमी था जिन्होंने सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स किए इनहेरिटेंस पे और वो इसमें कामयाब रहा। मेंडल के एंसेस्टर्स ने भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लेकिन मेंडल की खुशकिस्मती थी कि उन्होंने एक सिंपल बायोलॉजिकल सिस्टम को सेलेक्ट किया था जिसकी वजह से वो कामयाब रहा, जबकि उनके एंसेस्टर ने एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम को सेलेक्ट किया था। तो आते हैं मेंडल की काम की तरफ। मेंडल्स वर्क ऑन इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस का तो मैंने बताया था कि इनहेरिटेंस मींस द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स की मुंतकिली को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। ग्रेगर मेंडल का टाइम पीरियड 1822 से लेकर 1884 तक था। बेसिकली ग्रेगर मेंडल एक ऑस्ट्रियन मंक था, एक प्रीस्ट था जिसको हम उर्दू में राहिब कहते हैं, और उन्होंने सबसे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस डेवलप किए थे। किस तरह डेवलप किए थे? मेंडल ने डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ पी प्लांट्स को, जो कि उन्होंने अपनी मोनेस्टेरी की लॉन के अंदर ग्रो किए थे, उनके डिफरेंट ट्रेड्स को उन्होंने स्टडी किए। 1856 से लेकर 1864 इसी दौरान मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स की, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स की, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स की। और अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उन्होंने डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पी प्लांट्स के एक दूसरे के साथ क्रॉस ब्रीडिंग की, और इसके नतीजे में जो रिजल्ट्स हासिल हुए उनको इन द फॉर्म ऑफ लॉ प्रेजेंट की, जिसको हम बायोलॉजी में मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से पढ़ते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो इसी तरह मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने इनहेरिटेंस की बुनियादी उसूलों की वजाहत की, और इसके बाद फिर क्रोमोसोम डिस्कवर हुई, डीएनए डिस्कवर हुआ, और इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पी प्लांट्स को क्यों सेलेक्ट किया था। ठीक है।